हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल झारखंडी नौकरी, जहाँ पे मैं आपको तैयारी कराती हूँ जेटेड की और झारखंड से जुड़े सभी एग्ज़ाम्स की। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जेटेड 2016 के सोशल साइंस का क्वेश्चन पार्ट 2। पिछला जो वीडियो था सोशल साइंस का पार्ट 1, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस के आंसर बताए थे। अब ये पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको 90 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस का आंसर बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए और सबसे सब्सक्राइब करवाया कीजिए प्लीज़। ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं और अच्छे कंटेंट के साथ आऊँगी और अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी, मॉक टेस्ट आपको करवाऊँगी ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी और एग्ज़ाम में आप 125 प्लस स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या केंद्रित है। तो इसका जवाब है बच्चे पर। आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, एनसीएफ 2005 जो है वो हमेशा होता है बीएड में, डीएलएड में, जो भी आप टीचिंग रिलेटेड कोर्स करेंगे उसमें एनसीएफ 2005 के बारे में होता ही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था इंडिया का। जो हमारा स्ट्रक्चर है अभी पढ़ाई का, उसके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था एनसीएफ 2005। तो यहाँ पर यही डिसाइड हुआ था कि पाठ्यचर्या जो है वो पूरी तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड होगी और टीचर जो होगा वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति के अंतर्गत कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप सफल होगा। तो देखिए, कक्षा के बाहर जो क्रियाकलाप हम लोग करवाते हैं बच्चों से, जो भी उनको कक्षा के बाहर पढ़ाते हैं, गार्डन में ले जाके या पार्क में ले जाके या फिर किसी एग्जीबिशन में ले जाके, बहुत तरीके हो सकते हैं उसके। तो वो जो हम लोग जो भी पढ़ाते हैं वो सफल कब होगा। ऑप्शंस देखिए, जब वे दीर्घकालीन पाठ्यक्रम योजना का अभिन्न अंश हों, जब वे कक्षा कक्ष क्रियाकलापों से नज़दीकी संबंध रखते हों, सी उपलब्धि की उन्नति पर उनके प्रभाव के लिए क्रियाकलापों का मूल्यमापन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। जो कक्षा के बाहर जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, वो जो है एक अभिन्न अंग होना चाहिए करिकुलम का। ऐसा नहीं कि पूरे साल में एक दिन कभी बाहर ले गए और सोचेंगे कि उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसको रेगुलर बेसिस पे कराना होगा, उसको करिकुलम का एक पार्ट समझ के कराना होगा, तभी जाके वो बच्चों को फ़ायदा दे सकेगा कक्षा के बाहर पढ़ना। बी नंबर जो है कि कक्षा कक्ष से वो संबंध रखता हो, तो हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो पढ़ा रहे हैं कक्षा के बाहर, अगर उसका कोई रिश्ता ही नहीं होगा क्लासरूम वाली स्टडी से, तो फिर क्या फ़ायदा। वो तो दोनों अलग अलग टॉपिक हो जाएंगे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कक्षा के बाहर आप जो पढ़ा रहे हैं वो क्लासरूम वाली पढ़ाई से बहुत क्लोजली रिलेटेड हो। और थर्ड नंबर जो है कि उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, मूल्यमापन जो है वो होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं उसका तो हम लोग टेस्ट ले लेते हैं, और यूनिट टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं, बहुत तरीके के टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन जो हम लोग क्लासरूम के बाहर पढ़ाते हैं उसका कोई टेस्ट नहीं लेते, उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं करते। तो अगर ये तीनों चीज़ें हों कि कक्षा के बाहर जाके जो पढ़ाना है वो नियमित रूप से हो और करिकुलम का एक इंटीग्रल पार्ट हो, और दूसरा ये कि वो क्लासरूम की स्टडीज़ से क्लोजली लिंक्ड हो, और तीसरा ये कि उसका भी हम लोग इवैल्यूएशन करें, तो ये तभी जा कर के ये सफल हो पाएगा। तो इसलिए इसका जवाब होगा डी, इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा में बिना निष्कर्ष की कोई कहानी प्रस्तुत करना, छोटे समूहों में छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, प्रत्येक छात्र को लेखन कार्य दिया जाता है, निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद प्रत्येक समूह संवाद करता है। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल आप बी को देखिए, छोटे समूहों में छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। छात्र ही जब एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे छोटे समूह को बना के, तो यानी कि कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं आ पाया, कोई जो एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन कोई अगर नहीं आ पाया, तो यानी कि उसका जवाब भी नहीं मिल पाएगा। तो ये डिस्कशन से तो कुछ नहीं, कोई अध्ययन नहीं हो पाएगा, केस स्टडी पूरी नहीं हो पाएगी। कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर वो किसी भी समूह के किसी भी बच्चे ने नहीं पूछा, तो फिर केस स्टडी कैसे होगी। सी नंबर देखिए, प्रत्येक छात्र को लेखन कार्य दिया जाता है, लेखन कार्य देना केस स्टडी नहीं होता है, ठीक है। डी जो है, निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद प्रत्येक समूह संवाद करता है। जब आपने निष्कर्ष पहले ही बता दिया है तो फिर केस स्टडी कैसी। केस स्टडी का मतलब ये है कि आपको निष्कर्ष नहीं पता है, आपको केस को स्टडी करना है। केस मीन्स वट एवर सिचुएशन यू हैव गिवन, उसको आपको स्टडी करना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके हिसाब से आपको कुछ कुछ जजमेंट्स के ऊपर आना है कि ये हुआ हो सकता है या ये हुआ हो सकता है।
तो यहाँ पे जो ए नंबर है वही काफ़ी ज़्यादा सटीक लग रहा है जवाब में, कि कक्षा में बिना किसी निष्कर्ष के कोई कहानी प्रस्तुत करना, ताकि हर विद्यार्थी से पूछा जा सके कि तुम्हारे हिसाब से इसका क्या निष्कर्ष होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से इसका क्या निष्कर्ष होना चाहिए। तो हर विद्यार्थी अपने अपने हिसाब से अपने अपने निष्कर्ष को बताएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टी पर्सपेक्टिव एनालिसिस हमें मिलेगा। ठीक है, हर बच्चे का पर्सपेक्टिव अलग होगा, उसका जो देखने का नज़रिया है कहानी को वो अलग होगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, विभिन्न विद्यार्थियों का हमें अलग अलग नज़रिए का पता चलेगा, जिसे हम कहते हैं मल्टी पर्सपेक्टिव एनालिसिस। केस स्टडी में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए 93 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 94 नंबर, शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम अपनाकर किसी छात्र द्वारा निम्न में से किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा। देखिए, शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम एक प्रोसेस है पढ़ाने का, पूछताछ वाला प्रोसेस। ठीक है, इंक्वायरी अप्रोच टू लर्निंग। ठीक है, इंक्वायरी करके पढ़ाई करना, ये जो अप्रोच है लर्निंग का, इसमें कौन सी ये इन चारों में से कौन सा काम जो है विद्यार्थियों के द्वारा नहीं अपनाया जाएगा। ठीक है, मतलब जब इंक्वायरी करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो कौन सा काम है जो विद्यार्थी नहीं कर रहा होगा। ठीक है, पहला है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर का मतलब है कि प्रश्नों के उत्तर देना। आप इसका इंग्लिश वाला देखिए, उसमें लिखा है आंसरिंग क्वेश्चंस। ठीक है, प्रश्नोत्तर का मतलब ये मत समझिएगा कि विद्यार्थी खुद ही प्रश्न पूछेगा और खुद ही उत्तर देगा। ठीक है, नहीं, विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देगा। ही इज़ ओनली आंसरिंग क्वेश्चंस, ही और शी व्हाटएवर। तो यहाँ पे ए जो है आंसरिंग क्वेश्चंस, ये तो ऑफकोर्स विद्यार्थी ही करेगा। बी देखिए, कन्फ्रंटिंग एम्बिगुअस फाइंडिंग्स, यानी कि संदिग्ध निष्कर्ष से सामना करना। यानी कि एक बार वो किसी निष्कर्ष पर आ गया, लेकिन फिर आप उसको ट्रिक कर देते हैं कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे निष्कर्ष आ सकता है, ये बात भी तो है। तो ये निष्कर्ष अब संदिग्ध हो गया। तो इसका सामना कौन करेगा, विद्यार्थी ही करेगा। ठीक है, क्योंकि आप तो फिर उसी से पूछ रहे हैं ना। जैसे हम लोग पूछते हैं ना, आर यू श्योर कि आंसर 3 ही होगा, तो ये आप उसको संदिग्ध बना रहे हैं। ठीक है, निष्कर्ष पे। तो ये इसका सामना विद्यार्थी ही करता है, टीचर नहीं करता। ठीक है, तो ये भी विद्यार्थी का काम है। सी देखिए, संबंधों को बनाना। चूँकि निष्कर्ष पे विद्यार्थी को आना है तो संबंध वही बनाएगा। डी है जांचों को बनाना। ये काम शिक्षक का होता है, विद्यार्थी का नहीं होता है। तो इसीलिए यही वो काम है जो विद्यार्थी द्वारा नहीं किया जाएगा। स्ट्रक्चरिंग इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, ये काम शिक्षक करता है। 95 नंबर देखिए, विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को व्याप्त महत्व न दिए जाने का कारण क्या है। तो इसका जवाब है, यह उन विषयों के लिए आवश्यक है जिनके लिए यह प्रस्तावित है। विद्यालयों में प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, यह मूल्यांकित नहीं होता, शिक्षकों का कोई प्रायोगिक अनुभव नहीं है। अब देखिए, इसका सीधा सीधा तो मैं ये जवाब आपको देना चाहूँगी कि चारों ही सही है। चारों ही जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। प्रयोगशाला कार्य अगर नहीं हो रहा है तो उसके यही 4 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि आपके स्कूल में या फिर कॉलेज तो नहीं, आपके स्कूल में जो है प्रयोगशाला ही नहीं होगी, तभी ये हो सकता है कि प्रयोगशाला कार्य नहीं हो रहा है। दूसरा बात ये कि मूल्यांकित नहीं होता। प्रयोगशाला अगर हो भी रही है तो उसको कोई चेक नहीं कर रहा, कोई इवैल्यूएट नहीं कर रहा कि जो आया है निष्कर्ष, कंक्लूजन जो आया है वो सही आया है कि नहीं। तो इस कंडीशन में भी उसको इग्नोर कर दिया जाता है। शिक्षकों का कोई प्रायोगिक अनुभव नहीं है। जब शिक्षक को खुद ही नहीं आएगा प्रयोग करना तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा। ठीक है, तो और यह उन विषयों के लिए आवश्यक है जिनके लिए प्रस्तावित है। तो ये चारों ही वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रयोगशाला के कार्य को महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको सवाल में ये भी दिया है कि विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का कारण क्या है। तो आप देखिए, यहाँ पे ये केवल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर केवल साइंस की बात होती तो ये चारों ही जवाब होते थे, लेकिन ये सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट्स में शिक्षक जो हैं वो कैसे प्रयोगशाला को महत्व नहीं देते हैं, इसका कारण क्या है। तो इस सवाल के हिसाब से कि दूसरे विषयों में, साइंस की नहीं दूसरे विषयों की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, विभिन्न विषयों की, साइंस को लेते हुए दूसरे विषयों की। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब है, यह उन विषयों के लिए आवश्यक है जिनके लिए यह प्रस्तावित है। जैसे अगर सोशल साइंस में आपको अगर कहा जाए, मतलब किसी टीचर को कहा जाए कि आप प्रैक्टिकल कराइए, या स्टूडेंट्स को कहा जाए, तो वो सबसे पहले यही सोचेंगे कि सोशल साइंस में तो प्रैक्टिकल नहीं होता है ना, ये तो प्रस्तावित ही नहीं है। सोशल साइंस के लिए प्रैक्टिकल प्रस्तावित नहीं है, वो तो केवल साइंस के लिए है। तो ये पहला थॉट आता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपको ए। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 96। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका सही जवाब है आपका तमिलनाडु। ठीक है। 97 देखिए, संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता किन दो तरीकों से सरकार कार्यान्वित कर सकती है? तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब है कानून बनाकर योजनाएं अथवा स्कीम का कार्यान्वयन करना। आप जानते होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी ये जो योजनाएं चलती हैं वो सारी जो है इसीलिए चलती हैं ताकि समानता जो है वो इक्वालिटी इम्प्लीमेंट किया जा सके सोसाइटी में। ठीक है, जितनी भी तरीके की योजनाएं चलती हैं वो सब इसीलिए चलती हैं, योजनाएं और स्कीम्स वगैरह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 98 नंबर, निम्न में से कौन राज्य का द्विसदनीय विधायिका नहीं है? आंध्र प्रदेश में भी द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका से मेरा मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। जिन जिन स्टेट्स में है विधानसभा और विधान, आपको पता है किन स्टेट्स में है विधानसभा विधान परिषद दोनों? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, उसके अलावा आपका तेलंगाना में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में ये नहीं है, राजस्थान में केवल एक ही सदन है, विधानसभा ही है। आंध्र प्रदेश में है द्विसदन, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। मानव पूंजी में निवेश का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए मानव पूंजी में निवेश का अर्थ है, ऑप्शंस देखिए, सभी को सही शिक्षा देना, सभी को सही मेडिकल देखभाल देना, उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना जिनमें किसी प्रकार की दक्षता में रुचि है। ठीक है, यानी कि सब आदमी को शिक्षा देना, सब आदमी को मेडिकल फैसिलिटी देना। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। सबको पढ़ने का हक है, सबको ठीक रहने का हक है, स्वस्थ रहने का। ठीक है, जिसको जिस भी काम में रुचि है उसको उस काम में आगे बढ़ा के उसको उसमें कुछ प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये तीनों ही आता है आपको इसके अंदर, मानव पूंजी में निवेश के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, मंत्रियों के कौन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव हैं? तो यहाँ पे मुझे लगता है इसका जवाब सबको ही को मालूम होगा। मुख्यमंत्री हर स्टेट में होता है, कैबिनेट मंत्री भी हर स्टेट में होता है। कैबिनेट मंत्री जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री वगैरह वगैरह, वो भी हर इसमें होता है। और उसके अलावा उप मंत्री भी होता है जैसे कि उप मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा उप मंत्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि से क्या ऐसे आशय है? तो मिश्रित कृषि देखिए, मिश्रित कृषि क्या होती है? जिसमें हम लोग फूड भी उगाएं, मतलब जो हमारे फसल हैं वो भी उगाएं, पशुओं का जो चारा है वो भी उगाएं और साथ में पशुपालन भी करें। इसको कहते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, जहाँ पे हम लोग इंसानों का खाना भी उगाएं, पशुओं का चारा भी उगाएं और पशुपालन भी करें, उसको कहते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 103 नंबर, भारत में फसलों के निम्न समूहों में से किसे रबी मौसम के दौरान उगाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गेहूँ, जौ तथा चना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनेकता में एकता की बात भारत में किसने प्रवर्तित किया था? तो यहाँ पे सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऑप्शन में आपको नहीं, अनेकता में एकता की बात तो जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी, लेकिन आप कंफ्यूज इसलिए मत होइएगा क्योंकि एकता से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं वो सब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी हैं। उनका जो बर्थडे है 31 अक्टूबर, उसको भी हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एकता की सारी बातें वल्लभ भाई पटेल के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो वाक्य है कि भारत जो है वो अनेकता में एकता है, ये बात आपको किसने करी है? जवाहरलाल नेहरू ने करी है। तो आप कंफ्यूज यहाँ पर मत होइएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सरकार का कार्य नहीं है? विदेशों के साथ संबंधों को बनाना बिल्कुल सरकार का काम है। प्राकृतिक स्रोतों का धारणीय उपयोग का नियंत्रण तथा उसकी सुरक्षा बिल्कुल सरकार का काम है। ये कहीं से भी कोई भी ये निकले, अगर क्या बोलते हैं उसे, खनिज का कोई भंडार निकले अगर, तो वो सरकार का ही होता है और उसको जो है उसका नियंत्रण वगैरह सब कुछ सरकार ही करती है। तो बिल्कुल ये सरकार का काम है। बैंकों के कार्यों का नियंत्रण बिल्कुल ये सरकार का ही काम है। किसी व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा ये सरकार का काम नहीं है। सरकार को कोई मतलब नहीं है संपत्ति आप किस में भी बांटें। ठीक है, अगर आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो आप उसके लिए न्यायालय जाएंगे,
सरकार का इससे कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 105 का आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, एशिया और यूरोप महादेशों को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही जवाब है यूराल्स। ठीक है, यूराल्स। 107 नंबर देखिए, ट्रक के टायरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरणीय अनुकूल पद्धति है। अब यहाँ पे देखिए ट्रक के टायर जो है उनको सर्वाधिक पर्यावरणीय अनुकूल पद्धति कौन सी है, एक ऐसी पद्धति जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। ऑप्शन ए देखिए, खेल का मैदान के पृष्ठ पर उन्हें पुनः चक्रित करना, संग्रह कर उन्हें अंबार लगा कर रखना, सी नंबर गड्ढे में डाल देना, डी नंबर भूमि भराव हेतु भेज देना। अब देखिए हम लोग नीचे से देखते हैं ऑप्शन डी से। ठीक है, भूमि भराव हेतु भेज देने से क्या होगा कि वो जो ट्रक का जो टायर है वो, पहली बात हो सकता है मे बी कि वो कभी भी जो है वो डिकम्पोज ना हो, बायोडिग्रेडेबल तो वो होता नहीं है कि वो डिकम्पोज हो जाए, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसीलिए वो कभी डिकम्पोज नहीं होगा, वो भूमि में ही रहेगा और वो काफ़ी ज़्यादा हार्म करेगा भूमि को। उसके अलावा गड्ढे में डालना भी सेम ही बात है, जो भूमि भरने के लिए है वही गड्ढे में डालने जैसा भी है, तो वो भी सेम चीज़ है कि वो डिकम्पोज तो होगा नहीं, तो गड्ढे में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। बी नंबर देखिए, संग्रह करके उन्हें अंबार लगा कर रखना, अंबार लगा करके रखना तो कूड़ा ही बनेगा ना वो तो लास्टली, क्योंकि डिकम्पोज वो नहीं होगा, फिर से वही बात कि डिकम्पोज नहीं होगा। जो भी चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स डिकम्पोज नहीं होती हैं, कांच के बॉटल्स डिकम्पोज होते हैं पर काफ़ी टाइम लगता है, तो ये सब जो है इसका हम लोग क्या करते हैं, पुनः चक्रण करते हैं ना, रिसाइकल करते हैं ना इनको। तो ट्रक के टायरों को हम क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। ठीक है, उनको रिसाइकल करना ही पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल रहेगा, ताकि वे मतलब रिसाइकल होके वो वापस से टायर बन जाए और वो पर्यावरण में कहीं इधर उधर ना रहे। किसी गड्ढे में डालना, भूमि में डालना, अंबार लगा के रखना से तो वो पर्यावरण में ही रहेंगे और गंदगी फैलेगी, बहुत सारा प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण होगा, तो इसलिए उनका एक ही इलाज है, केवल रिसाइकल करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, निम्न में से कौन नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन एक साइकिल होता है, जैसे कि आपका वाटर साइकिल होता है ना, वैसे ही नाइट्रोजन साइकिल भी होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑक्साइडों का उत्सर्जन जिसके कारण विश्व उष्मायन, विश्व उष्मायन मीन्स होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ऑक्साइड्स जो हम लोग छोड़ते हैं ये तो मानव का, एक्चुअली देखिए ये चारों जो काम है ना, ये चारों से नाइट्रोजन चक्र होता है, उसको हानि पहुंचती है नाइट्रोजन चक्र को। नाइट्रोजन चक्र क्या आपको मालूम है ना, भूमि में कुछ नाइट्रोजन होता है, भूमि में नाइट्रोजन पहली बात कैसे जाता है, नाइट्रोजन हमारे अंदर होता है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर होता है, पशु पक्षियों के अंदर होता है। तो जब कोई भी पशु पक्षी मर जाता है तो वो भूमि में चला जाता है, फिर उससे जो नाइट्रोजन है वो भूमि में जाता है, भूमि में फिर पौधा उगता है तो पौधे में नाइट्रोजन जाता है, उस नाइट्रोजन को हम लोग वापस से खाते हैं तो फिर से हमारे अंदर जाता है। ठीक है, इसमें और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, वातावरण से भी नाइट्रोजन मिलता है इसको, मिट्टी को। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल है पूरा। तो अब ये चारों जो ऑप्शंस दिए हैं ना, ये चारों से ही नाइट्रोजन साइकिल को प्रभाव पड़ता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा मानव हस्तक्षेप से नहीं होता है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है ऑक्साइडों का उत्सर्जन जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऑक्साइड तो और तो कोई उत्पन्न करते नहीं है, हम ही लोग हैं, ह्यूमंस ही हैं जो गाड़ी चलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दूसरे तरीके के काम करते हैं और फैक्ट्री लगाते हैं और बहुत सारे ऑक्साइड्स वहाँ से भी छोड़ते हैं, कुछ कुछ जलाते हैं तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स जो है वो हम लोग निकालते हैं। एक्चुअली मेनली तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये सारा CO2 हम लोग निकालते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, और क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये तो मानव हस्तक्षेप का काम है। CO2 हम लोग ज़्यादा छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं तो भी निकलता है, और उसके अलावा कुछ जलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सबसे CO2 निकलता है। ठीक है, बी नंबर देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का अवक्षय, ओजोन जो है वो किससे अवक्षय हो रहा है, उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। राइट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका बनाया हुआ है, मानव निर्मित ही है। परफ्यूम्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निकलता है, वो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे भी मानव ने हस्तक्षेप किया है, CFC हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट ही है।
ऑप्शन नंबर सी देखिए, अम्ल वर्षा में वृद्धि। अम्ल वर्षा भी जो है हमारा ही बनाया हुआ चीज़ है। हम लोग जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उनको क्या करते हैं हम लोग छोड़ते हैं बहुत सारी फैक्ट्रियों के थ्रू, और वो वातावरण में जाके घुल जाती हैं, और फिर जब बारिश होती है तो बारिश के साथ वो अम्ल बनकर नीचे आ जाती हैं, जिसको कि अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इनडायरेक्टली मानव हस्तक्षेप है ही। लास्ट ऑप्शन देखिए, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तालाब के किनारे जब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उग जाते हैं, एल्गस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। और ये एल्गस बहुत ज़्यादा मात्रा में कब होते हैं? जब नदी या तालाब के किनारे की भूमि में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे एल्गस जो है वो एल्गे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एल्गेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और पेड़ पौधे छोटे छोटे जो है वीड वगैरह बहुत ज़्यादा उग जाती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से मुझे थोड़ा बहुत जो सटीक लग रहा है वो यही लग रहा है, यूट्रोफिकेशन ही, क्योंकि इसमें मानव हस्तक्षेप सबसे कम है। हालांकि हस्तक्षेप तो इसमें भी है, क्योंकि उस ज़मीन की जो है नाइट्रोजन वाली क्षमता अपने आप नहीं बढ़ी है, वो भी हमारी वजह से ही बढ़ी है। तो इसको भी बोल सकते हैं मानव हस्तक्षेप, लेकिन इन चारों में से सबसे ज़्यादा जिसको आंसर टिक किया जा सकता है वो यूट्रोफिकेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि का। ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड के में इंक्रीज़ होने की वजह से। ठीक है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज राइज इन अर्थ टेम्परेचर, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। बहुत ज़्यादा CO2 हो चुका है अर्थ में, तो इसके वजह से क्या हो गया, हमारा जो ताप है अर्थ का वो बढ़ गया है। तो CO2 इसको क्या बोलते हैं? राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वर क्यों होती है? तो इसके लिए ऑप्शन है, बाढ़ होने से मृदा का जलीय अंश बढ़ता है, पौधे उनमें जड़ों को गहराई तक विस्तार कर सकते हैं, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि की मृदा में अधिक ऑक्सीजन होता है, या फिर ऑप्शन डी कि बाढ़ कीचड़ ले आती है जो पोषण से समृद्ध होती है। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बाढ़ जब आती है ना, तो सारे जगहों से जो सिल्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, वो सिल्ट जो है मतलब कीचड़, गंदगी, ठीक है, खाद वगैरह सब आ जाता है उस जगह पे। ठीक है, बाढ़ का पानी जो है इधर उधर से सारा कीचड़ ला करके एक जगह पर ले आता है, और इसीलिए उस ज़मीन पे उर्वरता बढ़ जाती है, वहाँ पे फिर कोई भी चीज़ अच्छे से उग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 111, किस भारतीय नेता ने भारत संघ में संघीय इकाइयों का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया था? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही जितनी देशी रियासत थी, 300 के पार थी सारी, उन सबको जो है देश में मिलने के लिए बाध्य किया था कि नहीं, हम लोग सबको मिल करके बन जाना चाहिए एक बहुत बड़ा ये कंट्री जिसमें कि बहुत सारे स्टेट्स होंगे। तो देशी रियासतों का विलय इस प्रकार हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाध्य करने पे, इसीलिए इनका बर्थडे जो है हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ना, वो 1920 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। ओके, 1920 में शुरू हुआ था। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो देखिए, महाभियोग आप सब जानते होंगे, आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है कि नहीं राष्ट्रपति को हटाया जाए, फिर उसमें एक बहुमत होता है, उसमें मतलब वोटिंग होती है, फिर अगर बहुमत मिल गया तो फिर 14 दिन के अंदर बहुमत लाना होता है, फिर ऐसे करके उनको हटाया जाता है। तो ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए नहीं होता है, मुख्य न्यायाधीश के लिए भी सेम प्रोसेस है। जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके लिए भी सेम होता है। लेकिन उनके ऊपर आप महाभियोग तभी चला सकते हो जब वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में आए हों, तभी आप उनके ऊपर चला सकते हो। ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, उनको भी आप तभी हटा सकते हो, महाभियोग के थ्रू ही हटा सकते हो, तीनों को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। बच गया कौन? राज्य का राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति अकेला ही उसको हटा सकता है, राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल जो है वो केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है।
ओके। जिस टाइम पे राष्ट्रपति जो है वो बोल दे कि नहीं इस जगह के राज्यपाल को हटा दिया जाए, उस समय वो हट जाते हैं, और अगर राष्ट्रपति जी नहीं हटाते हैं तो स्वयं राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं, फिर नए राज्यपाल का चयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है, तो भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है इनमें से सभी का, कार्यपालिका का भी, राष्ट्र का भी और न्यायपालिका का भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन जो है शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्तचर तथा सैन्य विभाग के पदेन मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ऑप्शन नंबर ए है सिपह सालार, ठीक है। सिपह सालार जो होते थे वो क्या काम करते थे? उनको मतलब वो थे तो वैसे मिलिट्री के ही पार्ट, लेकिन वो ये काम नहीं करते थे, मतलब वो मिलिट्री के कोई हेड नहीं थे, ठीक है। फौजदार जो थे वो भी वही थे तो वो वैसे मतलब वो जो है लॉ एस्टैब्लिश करते थे। फौजदार जो अभी के पुलिस हैं, आप उनको वैसा समझ सकते हैं फौजदार के जैसा, ठीक है। मीरे समन कौन होते थे? जो उनका जो घर होता था जिसे हरम कहते थे, उसकी वो देखभाल करते थे, महल की देखभाल करते थे, इमारतों की, दीवाने खास दीवाने आम की देखभाल करते थे मीरे समन। तो बच गए मीर बख्शी, ठीक है। मीर बख्शी ही एक ऐसा पोस्ट था जो कि मिलिट्री में हायर रैंक का था, ठीक है। मिलिट्री का जो हेड होता था ना, उसको मीर बख्शी कहते थे। फौजदार जो है उसका कोई स्पेसिफिक रैंक नहीं था, फौजदार बस मिलिट्री के आदमी को कहते थे। सिपह सालार का भी वही रोल था, लेकिन मीर बख्शी जो है वो हाईएस्ट रैंक होती थी मिलिट्री में, ठीक है, चीफ की। तो मेरे ख्याल से मीर बख्शी जो है यही इसका जवाब होना चाहिए, हालांकि ये उतना क्लियर नहीं है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रवर्तन किया? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। 118 नंबर देखिए, बेगार का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सब लोग बेगार का क्या मतलब जानते हैं कि वो आदमी जो काम नहीं करता हो, है ना। तो हम लोग हो सकता है अगर हम लोग पढ़े नहीं होते तो हम लोग टिक कर देते काम की खोज में, ठीक है, पर ये बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब है ज़बरदस्ती मजदूर, ठीक है। जिससे आप फोर्स्ड लेबर कराएं, मार पीट कर जिसको काम कराएं, वो बेगार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 119, निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा था? इसका सही जवाब है वीडी सावरकर जी, ठीक है। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई कहकर पुकारा था। आपको वीडी सावरकर के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। 120 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए उन्होंने मूर्ति पूजा और अर्थहीन धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया, जो बिल्कुल सही है। उन्होंने सती प्रथा वगैरह ख़त्म किए थे, ये कर्मकांड ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदुत्व को पवित्र बनाने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, उन्होंने ही की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, इसलिए ये भी कथन सही निकला। सी नंबर देखिए, उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया, जो कि बिल्कुल सही था, उन्होंने किया था अद्वैतवाद का प्रचार। ऑप्शन डी देखिए, उन्होंने प्रदर्शित किया कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई से बेहतर है। हालांकि मुझे लगता है मैंने सर्च करने टाइम कहीं ये भी देखा था कि वो कहते थे कि हिंदू धर्म जो है इस्लाम और ईसाई से बेहतर है, जबकि वो खुद ईसाई धर्म से काफ़ी ओतप्रोत थे, क्योंकि वो काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी से उनका लगाव भी था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऊपर के जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो डेफिनेटली करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसलिए वी विल कम अप विद द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द आंसर इन माय ओपिनियन, बिकॉज अदर 3 आर एब्सोल्युटली ट्रू। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सोशल साइंस का ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको मैथ्स के आंसर बताऊँगी। वैसे तो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, उनका तो 60 मार्क्स का सोशल साइंस ही आता है। साइंस एंड मैथ्स मिला के दूसरे मतलब साइंस स्टूडेंट्स के लिए 30 साइंस एंड 30 मैथ्स ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।